वजह से आता है, और जब मार्केट में बॉटम आउट बनता है, मार्केट जब बॉटम हिट करता है वो माइक्रो की वजह से करता है। तो सेल ऑफ आता है जब सब चीज़ अच्छी लगती है, जब प्राइस अच्छे नहीं होते हैं और माइक्रो खराब होने लगते हैं। तो माइक्रो क्या होता है? एक बड़ी साधारण भाषा में अगर हम समझें तो माइक्रो होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल करेंसी, फेड क्या करने वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर चुका है, डॉलर इंडेक्स का क्या होने वाला है। तो मैक्रोज क्या पिछले 3 हफ्तों में यूएस के लिए खराब हुए हैं? कुछ हद तक खराब हुए हैं। हम मैक्रो की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड एक प्रकार का इंडिकेटर है कि यूएस गवर्नमेंट किस प्रकार की, यूएस इकोनॉमी किस प्रकार के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। जब पीक ऑफ इन्फ्लेशन आई थी 2022 में, 2022 के अंदर, उस समय बॉन्ड यील्ड्स आपकी थी 4.5% के ऊपर, अब 4 के ऊपर आ चुकी है। जो 3.5 की 4 के ऊपर आ चुकी है। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर है जो 99 के ऊपर था। अगर आप क्रूड देखें तो 3 महीने के हाई पर आ चुका है। और फिच ने जो बोला है, हालांकि यूएस के कुछ विशेषज्ञ उसको उस बात का खंडन कर रहे हैं, वह जाहिर सी बात है कि कोई भी विशेषज्ञ जो अपनी कंट्री में बुलिश है वह आकर के कंसर्न्स को एडमिट नहीं करेगा, मगर फिच ने जो बोला कुछ भी गलत नहीं बोला। यूएस डेट सीलिंग, यूएस फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो चिंताएं हैं, दीज आर कंसर्न्स विच आर परहैप्स आउट इन द ओपन। तो मैक्रो इस समय थोड़े से फंस रहे हैं। जब मैक्रो फंसते हैं तो ग्लोबल करेक्शन आ सकता है, उसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार के अंदर थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट होगा। करेक्शन में, रिवर्सल में, क्रैक और क्रैश में काफ़ी डिफरेंस है। ये बिल्कुल समझना है। हाँ। करेक्शन और रिवर्सल, क्रैक और क्रैश में काफ़ी परिवर्तन होता है। क्रैश और क्रैक होता है जब पूरा 2008 टाइप कुछ हो जाए, उसको हम क्रैश बोलते हैं। फिर होता है करेक्शन। करेक्शन होता है जी 5% से 15% करेक्शन, 15 से 20% वॉलेटिलिटी। और कई बार मार्केट हल्का फुल्का रिवर्स करता है, पर बहुत जल्दी रिवर्स करता है और फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में आ जाता है। मैं निफ्टी की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक पावरफुल इस समय करेक्शन आएगा। 2-3 दिन आ भी चुका है और उसके बाद मार्केट हो सकता है कुछ दिन तक वहीं रुक जाए। ठीक है। फिर वीक हैंड्स निकल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हैंड्स आएंगे, उसकी वजह से मुझे लगता है कि पैटर्न एट प्ले होगा। तो देखिए, वैसे तो बाजार की चाल को कोई भांप नहीं सकता और कोई भी भांप कर एक ठोस राय नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पर जितने भी समीकरण हमें दिखाई दे रहे हैं बाजार को लेकर, उसी पर मंथन करते हुए, विश्लेषण करते हुए निकुंज जो है वो अपनी राय रखते हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि क्रैश और क्रैक और करेक्शन में क्या फर्क होता है। तो फिलहाल जो हम बाजार में लेवल्स देख रहे हैं, जो गिरावट देख रहे हैं, उसको हम करेक्शन समझेंगे और हम बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे, है ना? जी, कोर पोर्टफोलियो जो आप 3 से 5 साल के लिए लेकर के बैठे हैं, हाँ, उसको एकदम भी मत बेचिए, सिर्फ एकदम भी कैंसिल मत कराइए। बिल्कुल। मगर आपने किसी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी, अगर आपकी लेवरेज लॉन्ग है, आपने अगर लेवरेज लॉन्ग रखी है, एफएनओ में लॉन्ग है, या फिर आपने मार्जिन फंडिंग का रूट यूज़ करा है, या फिर आपने बोरोड शेयर बोरो करके अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट करा है, तो मेरे हिसाब से लेवरेज लॉन्ग का समय ये नहीं है। इस समय अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी आएगी तो क्या आप अपना नुकसान बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर लेवरेज की पोजीशन है आपकी तो आप ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस समय लेवरेज का काम मत करिए, लंबी लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो सबसे पहले वीक हैंड्स निकलते हैं और यू मे बी फोर्स्ड टू कट योर पोजीशंस इवन दो योर व्यू इज़ नॉट बेरिश। तो हो सकता है मैं बेरिश नहीं हूँ, मगर मार्केट गिरता है, मेरे पर लेवरेज पोजीशंस अगर हैं तो शायद ब्रोकर या फिर रिस्क मैनेजमेंट फर्म जिस भी फर्म से मैं काम करता हूँ, वहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे सौदे कट जाते हैं। बिल्कुल। वो एक फोर्स अनवाइंडिंग होती है, फोर्स अनवाइंडिंग काफ़ी नुकसान क्रिएट करती है। बिल्कुल। तो अभी जो हम करेक्शन देख रहे हैं निकुंज, ये तो चौतरफा करेक्शन है कि ये चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन, ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, करेक्शन जब आता है तो ब्रॉड बेस्ड ही आता है। बिल्कुल। हाँ। और मेरे हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर हम थर्सडे फ्राइडे तक के डेटे की बात करें, ज़्यादा करेक्शन फ्रैंकली आया नहीं है। निफ्टी की बात भी आप करें तो आप लगभग 20,000 हो गए थे, आप 19,500 से नीचे गए हो। तो वैसे पॉइंट्स में अगर आप देखें तो 2-2.5% है। 2-2.5% कुछ नहीं होता है अगर आप देखें तो। अगर आप पिछले बुल मार्केट्स की हिस्ट्री अगर आप देखें तो मार्केट 2003 से 2008 का जो बुल मार्केट था, 2000 कोविड के बाद जो बुल मार्केट आया था, मार्केट एक तरफा नहीं चलता है। बढ़िया बुल मार्केट में भी 5 से 10 से 15% तक की करेक्शन निफ्टी में आती है।
तो ये 3-4 महीने का जो रुख चला है, इसके अंदर करेक्शन हालांकि अभी लगता नहीं बड़ा आएगा, क्योंकि जो हमारे आसपास जो ट्रेंड्स हैं, मगर रिवर्सल और रुकावट तो दिखता है आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए। इनफैक्ट अगर आपके पास पैसे हैं तो शायद आप धीरे धीरे लगाना भी चाहेंगे बाजार में, है ना। कविता, शायद पैसे निवेश करने का समय नहीं है। नहीं है। देखिए, नया निवेश करने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास सपोज आपने कोई भी स्टॉक 2,000 रुपये में लिया, 2,000 का वो 2,500 हो गया, तो 2,500 में क्या आपको प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, उसका दोबारा 2,000 आने का इंतज़ार करना चाहिए? वह बोलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आए, हो सकता है नहीं भी आए, तो वो बोलना बहुत मुश्किल है। मगर आपको लगता है कि फंडामेंटली स्पीकिंग जो आपने 2,000 में निवेश करा है वो 3,000 या 3,500 2 साल में हो सकता है, तो वो आप मार्केट टाइमिंग में मत जाए। आपने मार्केट टाइमिंग के लिए जो ट्रेड क्रिएट करी है, कि आप जी शॉर्ट टर्म में मार्केट का ट्रेंड या फिर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़े सतर्क हो जाइए, बिकॉज मार्केट में यह जो माहौल है ये लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है। देखिए, मार्केट में समय आता है कि 80% ऑफ द मार्केट ऊपर जाता है, 20% नीचे रहता है। 20 में से 10 पार्टिसिपेट नहीं करता है, 10 नीचे की तरफ जाता है। फिर मार्केट में समय आएगा जब 80% ऑफ द मार्केट विल बी डाउन, 10% विल नॉट डू एनीथिंग एंड 10% विल गो अप। तो आपको बड़ा ट्रेंड समझना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बड़ा ट्रेंड, मुझे ये लगता है कि बड़ा ट्रेंड इस समय कुछ दिनों के लिए नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो आपको बड़े ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। तो वही मेरा मानना है कि आई थिंक मार्केट्स इतने ख़राब नहीं कि आप शॉर्ट जाएं, मगर मार्केट इतनी अभी अच्छी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कमिटमेंट पड़े। तो मतलब जो हम ट्रेंड रिवर्सल एक शब्द का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, वो हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल ये होता है जी बड़ा बुल मार्केट खत्म हो गया है। हिंदुस्तान का बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ है। और जब हम बात कर रहे हैं कि थोड़े केयरफुल होने की बात, हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। अंधाधुन मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, खास करके हमारे इंडियन स्वदेश के दर्शक जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस समय काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो काफ़ी मिड कैप स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बिकॉज वो जानते नहीं हैं मगर क्विक मनी उस समय बन रहा है। तो मुझे लगता है कि यह एक समय था जब आपने पार्टिसिपेट करा तो आपने पैसा बनाया, मगर यह समय है कि अगर केयरफुल रहेंगे तो आप शायद कम गवाएंगे। बिल्कुल। तो नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी की जानकारी और समझाइश आपको दी जा रही है। बहरहाल अंबुजा सीमेंट की जो डील हुई है उसको लेकर बहुत सारे लोग आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है। सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन हो चुका है। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ सालों में जो स्टील में हुआ था वो सीमेंट में होगा। स्टील में छोटी छोटी कंपनियां थी, उनका अधिकरण हो गया। कुछ बाय चॉइस हुई, कुछ बाय फोर्स हुई। जैसे भूषण स्टील और टाटा का अधिकरण हो गया। JSW स्टील ने भी काफ़ी एसेट्स एक्वायर करी थी। तो स्टील के अंदर SR स्टील, अब देखिए क्या हुआ उसमें। तो स्टील के अंदर एक काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। आई थिंक सीमेंट के में भी हम देख रहे हैं इस प्रकार का कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले 3-4-5 साल के अंदर 4 से 5 सीमेंट कंपनियां ही बचेंगी। बिरला ग्रुप वन साइड, अडानी ग्रुप वन साइड, डालमिया ग्रुप वन साइड, टू सम एक्सटेंड आई वुड से सी सीमेंट एंड मे बी 1 और 2 रीजनल प्लेयर्स। अभी सीमेंट में काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन और होना बचा है। स्पेसिफिकली अगर आप जो अडानी ने कंपनी एक्वायर करी है, सांघवी सीमेंट की आप बात करें, तो मुझे लगता है इट्स अ गुड डील फॉर देम। Why it's a good deal? Because it is not that they've really paid top dollar. एक रेडी कैपेसिटी उनको मिल गई है। प्रमोटर्स में काफ़ी लेवरेज था, तो उनको सब उस वजह से एडवांटेज मिल गया है। क्योंकि सीमेंट के अंदर कैपेसिटी लगाने में 2 से 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो अगर आपको रेडीमेड प्लांट मिल जाता है जिसमें आपको सिनर्जीज मिलती हैं। सिनर्जीज क्या होती हैं? आपकी सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होना चाहिए और आपकी रॉ मटेरियल जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए, और कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसकी वजह से इंटीग्रेशन अडानी को मिल रहा है। और मेरे लिए एक बड़ी बात यह है कविता जी कि अडानी ग्रुप, जिसको हमने देखा जो एक खटाई में मामला हो गया था उनके लिए, क्यों हुआ था? डेट वह कैसे सर्व करेंगे और डेट को लेकर के वहाँ क्या होने वाला है। तो अगर अडानी ग्रुप ने इतना बड़ा एक्विजिशन करा है तो डेट तो उनको, मुझे नहीं लगता मुश्किलात में है। अगर डेट की मुश्किल होती तो भाई जा करके 5,000 करोड़ का एक्विजिशन क्यों करते? वो अपने बैलेंस शीट को और एक्सटेंड क्यों करते? तो एक प्रकार से मेरे हिसाब से ये भी अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स के लिए भी एक अच्छा एंडोर्समेंट है दैट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द करंट डेट विल बी सर्विस्ड एंड द फ्यूचर डेट प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर ऑफ। सीमेंट के बाद अब थोड़ा सा जो फ्लेवर में आजकल चल रहा है और बहुत लोगों की दिलचस्पी भी होती है, मल्टीप्लेक्स।
है ना। तो हमने पिछले हफ्ते देखा हॉलीवुड की फिल्में रिलीज हुई और ज़बरदस्त यहाँ पर रिस्पांस भी मिला है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जिस संजीवनी की ज़रूरत थी इस क्षेत्र को, वो मिलती हुई अब दिखाई दे रही है, क्योंकि अब देखिए त्योहारी सीजन भी शुरू हो जाएगा, मुमकिन है कि बड़ी बड़ी रिलीजेस भी लाइंड अप हो। क्या आपको लग रहा है 6 महीने का लगभग नज़रिया? देखिए, जो मैंने देखा है वह बात कर सकते हैं। मैंने पिछले 3 हफ्तों से देखा है कि पिक्चर अच्छी आ रही हैं, भले ही वो बॉलीवुड बैनर्स हो, भले ही वो बच्चों की पिक्चरें हों, भले ही वो मिशन इम्पॉसिबल हो, ओपनहाइमर हो, या फिर धर्मा प्रोडक्शन की नई पिक्चर हो। तो इस समय फुटफॉल तो थोड़ा इंक्रीज होगा। इस सेक्टर के अंदर अब एक ही प्लेयर बचा है, आइनॉक्स और पीवीआर। तो आने वाले समय में इस सेक्टर के अंदर प्राइसिंग पावर आएगा। और सिनेमा हॉल में आप अंदर जब जाते हैं तो मोर देन वॉचिंग अ सिनेमा, आप पेप्सी पॉपकॉर्न भी लेते हैं। वो पूरा एक्सपीरियंस आ एक पूरा जाता है। एक्सपीरियंस आता है, जहाँ पर मार्जिन हमेशा ज़्यादा होते हैं। इस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि ओटीटी के अंदर भी कंटेंट कॉस्ट अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो ओटीटी के अंदर भी हम देख रहे हैं, जो हमारी समझ है कि ओटीटी कंटेंट के अंदर भी जो नीश कंटेंट था, क्योंकि हॉलीवुड के अंदर एक राइटर गिल्ड और कई लोगों ने फ्रेश कंटेंट को लेकर के वहाँ पर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो मुझे लगता है कि कंटेंट की कॉस्ट भी यहाँ पर चेंज होगी, जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। मगर शॉर्ट टर्म में एन आउट परफॉर्मेंस इन सम ऑफ द मल्टीप्लेक्स जो कि एक ही बचा है, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज स्टिल अ बिजनेस विच इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन कंटेंट। पिछले साल आप देखिए क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र एक प्रकार से इतनी महंगी फिल्म, उसके बावजूद कोई बहुत बड़ा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। आमिर खान की एक पिक्चर पिट गई, लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर खान साहब की पिक्चर पिटना एक अनोखी सी बात है। मगर इस साल आप देखें तो सुपर मारियो हिट हो चुकी है, अगर आप देखें तो ओपनहाइमर हिट हो चुकी है, बारबी हिट हो चुकी है, कई अच्छी पिक्चरें आने वाली हैं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जी हाँ, अगर कोई आइडिया आप ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है पीवीआर के अंदर थोड़ा ट्रेडिंग गेन आ जाए। मगर इस सेक्टर के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। और क्योंकि मर्जर में इस समय टाइम है, मर्जर प्रोसेस चालू हो गया है, मगर मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन होते होते अभी 6 महीने और लगेंगे, और 6 महीने लग जाएगा। लेकिन तब तक जो हम लगातार कोविड के बाद से इस पूरे क्षेत्र की सूरत हाल देख रहे हैं निकुंज, उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अभी भी जो मामले चल रहे हैं, जो फिल्में चल रही हैं, वो भी बहुत ही अलग तरह की चॉइसेस हैं जो चल रही हैं। जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था कि सुपरस्टार्स की चलती हैं हमेशा, खान्स की चलती हैं, वो सबसे अब ऑडियंस एकदम दरकिनार हो चुकी है। ओटीटी में भी देखिए तो अब कंटेंट ज़्यादा नहीं चल रहा है, एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे हैं, बजट बहुत अच्छा बन रहा है लेकर, लेकिन सक्सेसफुल हिट वहाँ पर भी कोई मंत्र नहीं है। देखिए, आज के कंज्यूमर के पास एक बहुत जो अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस है वह काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भले ही वो आप फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, मूवीज़ की बात करें, भले ही आप बात करें रेस्टोरेंट जाने की, या फिर आप बात करें शॉपिंग की। तो एक प्रकार का इस समय जो कस्टमर है वह उसके पास ऑप्शंस और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो वह जो नया कस्टमर है उसकी नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, यह समझना इस समय बहुत मुश्किल। एक ज़माना होता था जब हम मंत्रा बोलते थे सस्ता सुंदर टिकाऊ, बिल्कुल, मगर सस्ता सुंदर टिकाऊ इस समय नहीं चल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर एसयूवी विल बी 40 to 45% ऑफ द न्यू कार सेल्स। हमें लोग बता रहे हैं कि 10 लाख से नीचे की गाड़ियां बिक ही नहीं रही है, जबकि हिंदुस्तान की हम बात इसमें कर चुके, जो माइग्रेशन था वह हमेशा सस्ता सुंदर टिकाऊ की प्रोपोजिशन के आसपास था। एचयूएल के आप आंकड़े देखिए कि बहुत अच्छे नहीं थे, आप टाइटन के आंकड़े देखिए बहुत अच्छे नहीं है। मगर आप जहाँ नीश कंजम्पशन कंपनियों के आंकड़े अगर आप देखते हैं, जो नीश कंजम्पशन में है, मतलब लैंडमार्क के हों या फिर सूला वाइन्स के, उनके अंदर काफ़ी हम देख रहे हैं कि रोबस्टनेस है। तो इंडियन कंज्यूमर इस समय मेरे हिसाब से, नॉट इंडियन, आई थिंक ग्लोबली द कंज्यूमर हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइस एंड दैट इज़ अ चैलेंज टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आजकल हम बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम कस्टमर का माइंड और वॉलेट शेयर समझना चाहते हैं, जो कि चेंज हो रहा है। इतनी मुस्तैदी से इस समय कंज्यूमर ट्रेंड्स बदल रहे हैं, बिकॉज द चॉइस टू बाय एंड इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन रादर देन क्लैरिटी। बिल्कुल। तो सही मायने में कंज्यूमर इज किंग, ये हमें पता चल रहा है। कंज्यूमर इज किंग, बट कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी ज़्यादा बदल रही हैं कि वह जो आज ट्रेंड है वह कल एकदम आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। हम हिंदुस्तान में क्या बोलते थे, रोटी कपड़ा मकान, फिर लोगों ने बोला रोटी कपड़ा मोबाइल फ़ोन,
फिर लोगों ने बोला रोटी कपड़ा इंटरनेट। तो वह जो कंज्यूमर है, बिकॉज ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन उसके रोटी कपड़ा की डेफिनेशन के आगे आ गया है, उसकी वजह से अवेयरनेस, जानकारी, ऑप्शनैलिटी, ई कॉमर्स, द कंज्यूमर टुडे हैज़ फार मोर ऑप्शंस टू ट्राई, टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सपेरिमेंट। और एक आपका जो एक माइंडसेट है ना कविता जी, वह भी चेंज हो रहा है, बिकॉज यू आर नाउ रेडी टू एक्सपेरिमेंट एज एन सोसाइटी। अब आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, अब आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अब आप अपने कंज्यूमर बास्केट को अगर आप देखें तो अब नया कुछ करना चाहते हैं। पहले होता था जी, यू नो, वी वुड ऑलवेज से दैट देयर वर टू ऑफिस कलर्स इन अ मेंस वार्डरोब, व्हाइट एंड ब्लू। मगर आप देखिए, मैं तो बोरिंग हूँ, मगर अगर आप देखिए तो कितनी ऑप्शंस आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उपभोक्ता है जिसके पास बेइंतहा डिमांड है, मांग है, मैच्योर भी हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें और कंप्यूटर्स लैपटॉप पर सरकार ने बढ़ा दी है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अब की बार का जो फेस्टिव सीजन हो सकता है वो थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है फिर? देखिए कविता जी, इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वह ऑयल है। हमारे पास ऑयल नहीं है, भगवान की देन नहीं है। मगर जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है वह भगवान की देन नहीं है, वो हमारी ऑप्शन है। हाँ, हमारी मांग है। हमारी मांग है। तो वह क्या चेंज हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो ऑयल है। एक ज़माने में डिफेंस होता था, जहाँ पर कुछ नीड बेस्ड है, वहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखिए तो पहले हिंदुस्तान के अंदर छोटे से छोटा फ़ोन और बड़े से बड़ा लैपटॉप सब इंपोर्ट होते थे। फिर आई PLI स्कीम्स, जहाँ पर सरकार ने बड़ी कंपनियों को आमंत्रण दिया कि आप आकर के अपनी कैपेसिटी सेट करिए, हम आपको वी विल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इज समथिंग विच दे एक्चुअली ओपनड अप। तो आप देखिए कि इंडिया कुछ कैटेगरीज में अब मोबाइल फ़ोन का नेट एक्सपोर्टर हो गया है। एप्पल में टिम कुक साहब आए थे, हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने भी बोला था कि भाई मैं एप्पल फ़ोन तो बना रहा हूँ, आईपैड भी बनाना चाह रहा हूँ। तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि इंडिया के अंदर हमें विदेश से लैपटॉप्स इंपोर्ट करने पड़े? कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वह लैपटॉप्स इंडिया में बन सकते हैं? जी हाँ। क्या वो टैबलेट्स इंडिया में बन सकती हैं? जी हाँ। तो क्या डेल या फिर HP इंडिया में फैक्ट्री लगा करके लैपटॉप्स बना सकता है? जी हाँ, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है। क्या इंडिया में पहले होता था मेड इन इंडिया बाय द वर्ल्ड, फिर होने लगा मेड इन इंडिया फॉर इंडिया। अब जो नया नारा है वह है मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो एप्पल वो कर रहा है। तो जब तक आप कोई पॉलिसी में आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा। और ग्लोबल कंपनीज जो इंडिया के अंदर हमेशा बेचने आती हैं, वो निवेश क्या कर रही हैं? तो आई थिंक अगर आप इंडियन कंज्यूमर से कोई लेना चाहते हैं तो आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर या फिर इंडियन लेबर को देना भी पड़ेगा। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, एकदम जाहिर सी बात है। अब आने वाले हफ्ते में और जो अभी नतीजों का हमने सीजन देखा, लबोलुबाब अगर मुझे समझना हो उसका, किस तरह का अंदेशा निकल कर आ रहा है दूसरे तिमाही के लिए? नतीजे अच्छे रहे हैं। और अगर आप एक जनरल एग्रीगेट बास्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से 60% नतीजे उम्मीद से ज़्यादा अच्छे रहे हैं। 15 से 20% नतीजे अगर आप देखें, मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, उम्मीद के अनुसार रहे हैं। और 15-20% नतीजे तो देखिए, हमेशा किसी में मार्जिन मिस है तो किसी में टॉप लाइन को लेकर के थोड़ी शंका है, पर इन जनरल आई थिंक नंबर्स हैव बीन गुड, दे हैव नॉट बीन ग्रेट। अब अगस्त के अंदर वो ट्रिगर नहीं है। भारतीय बाजार किन कारणों से ऊपर बढ़ा है पहले समझ लेते हैं। FI का फ्लोज रिवर्स हुआ है, जो हम कह सकते हैं थोड़ा इस समय रुक गया है। सेकंड बड़ा फैक्टर था इन्फ्लेशन कम हुई थी, जो वापस आने का खतरा लग रहा है, थोड़ी सी वापस आ सकती है। तीसरा, वैल्यूएशन सस्ते थे, अब सस्ते वह नहीं हैं। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मार पड़ी थी, अब तो भाई वो एक्विजिशन कर रहे हैं, तो क्या मार की हम बात करें, उनका बिजनेस एकदम ठीक ठाक चकाचक चल रहा है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इस समय कोई ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा है। और जब ट्रिगर नहीं मिलता है तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम क्यों जनरेट करेगा? तो मार्केट या तो धीरे धीरे नीचे आ जाता है या रुक जाता है। नीचे आना का मतलब ये नहीं कि मार्केट एकदम धोबी पलाट करेगा। धोबी पलाट इज राइट वर्ड, राइट? पूरा उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। जो डायरेक्शन था ऊपर की तरफ, वो थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा रुक सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा ये मानना है। पॉलिसी है, अगले हफ्ते महंगाई के आंकड़े भी आएंगे भारत के, क्या ये आपको चिंता का विषय लग रहा है आपकी बार? नहीं, पॉलिसी से लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, बिकॉज इस बार पॉलिसी के अंदर अगर आप बैकड्रॉप देखें तो भारत का बैकड्रॉप ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स आर गुड, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, कमोडिटी प्राइसेस हैव बीन अंडर कंट्रोल, क्रूड इज वे बिलो RBI पोजिशनिंग, एंड डॉलर ऑल्सो स्टेबल। आई डोंट थिंक, एंड मानसून भी अच्छा हो गया,
तो लास्ट टाइम पॉलिसी जब आई थी मॉनसून की कंसर्न्स थी। हाँ। उसके पहले से पॉलिसी जब आई थी उस समय इन्फ्लेशन की कंसर्न थी। उसके पहले जब पॉलिसी आई थी उस समय फॉरेक्स रिजर्व की कंसर्न थी। उससे पहले जब पॉलिसी आई थी ट्विन डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट की कंसर्न्स थी। तो इस समय पॉलिसी के आसपास ऐसा कोई बहुत बड़ा मैक्रो फैक्टर नहीं है जो कि पॉलिसी का तालमेल खराब करे। अच्छा, अब यहाँ पर आज़ादी के हफ्ते में हम शामिल हो जाएंगे अगले हफ्ते से, और ऐसे में मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत की रेटिंग जो है वो बढ़ा दी है, ओवरवेट कर दी है। तो ये सौगात को आप कैसे देखते हैं, और इसकी अपेक्षा हमें और ज़्यादा कितनी करनी चाहिए अब? सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली, थैंक यू वेरी मच। मॉर्गन स्टैनली क्या बोल रहा है? मॉर्गन स्टैनली ये बोल रहा है जो चाइना का पास था वह इंडिया का फ्यूचर है। दोबारा बोलता हूँ, जो चाइना का पास था वह इंडिया का फ्यूचर है। मेरा मानना इस रिपोर्ट का पूरी समरी है। इस समय भारत के अंदर जो बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, द बैलेंस शीट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर, वर्सेस चाइना के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस समय डायरेक्शनल इकोनॉमी चल रही है, डेट टू जीडीपी चल रहा है, पीएमआई डेटा चल रहा है, चाइना एक बड़ी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बट वेरी नॉट बिग इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा स्पेंडिंग, वहाँ पर एक बड़ा चेंज आने वाला है। तो चाइना हैज़ रीच्ड इट्स पीक एंड इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स मेकिंग अ न्यू पीक। तो चाइना की पर कैपिटा 12,000, हमारी पर कैपिटा 2,500। चाइना की पर कैपिटा यहाँ से बढ़ नहीं सकती है, मगर चाइना की पर कैपिटा इनकम 20 साल पहले इंडिया से भी नीचे थी। तो क्या 20 साल के अंदर चाइना की पर कैपिटा अगर 1500 से 12,000 हो चुकी है, तो क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम आने वाले 5 से 10 साल में 2.5 गुना या 3 गुना हो सकती है? 10 साल तो 2 साल में, 5 साल में तो नहीं होगी। तो यह शायद मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि वो चाइना में कॉन्ट्रैक्शन होगा और इंडिया में एक्सपेंशन होगा। चाइनीज स्टॉक मार्केट्स और इंडियन स्टॉक मार्केट्स को अगर आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने चाइना को बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करा है। और ग्लोबल संस्थागत निवेशक, देखिए मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए लिख रहा है। उनके ग्लोबल क्लाइंट्स इस समय डिवाइडेड है कि इंडिया जाए चाइना जाए। इंडिया अच्छा है मगर महंगा है, चाइना थोड़ा सुस्त है मगर सस्ता है। तो मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है जो अच्छी चीज़ होती है वह महंगी रहेगी। शायद इसका अच्छा एग्जाम्पल है, मुंबई टर्मिनोलॉजी में मैं बोलूँ कि पेडर रोड का जो फ्लैट है हमेशा ही प्रीमियम पर रहता है। नरिमन पॉइंट का जो ऑफिस है सी फेसिंग हमेशा प्रीमियम पे रहता है। तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडिया इज लाइक अ न्यू बिल्डिंग विच इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड इन नरिमन पॉइंट एंड द व्यू इज सी फेस। चाइना इज अ बिल्डिंग विच had a sea view, but right now because of global warming floods are coming.